Hello students, Assalamu alaikum. I am Ubaidullah Daher. I am serving as assistant professor in this college since 2000. So our topic is molecular formula. So let us we have to understand what is molecular formula and how it will be explained. तो बच्चों आज आप शुरू करेंगे molecular formula से। आपको पता है कि मेरा अलग से एक चैनल भी चल रहा है जिसमें आपको चैप्टर वाइज अगर आप टॉपिक्स को जैसे आप कॉलेज में स्टडी करते हैं, जैसे आप कॉलेज में आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं इन डिटेल, आप अगर जाना चाहते हैं, आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वहाँ पर आपको बहुत सारे और टॉपिक्स मिलेंगे और मेरे चैनल का नाम है उबैद दाहिर, ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हर दफ़े फ्रेश अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो अब हम अपने टॉपिक से शुरू करते हैं। याद रखें मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए आपको एम्पेरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन और उसका मेथड आना चाहिए। अगर आपको आता है तो फिर समझ लें कि आप कैलकुलेशंस और मॉलिक्यूलर फार्मूला को समझ सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी जगहों पे मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए एम्पेरिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमें एम्पेरिकल फार्मूला कैसे मालूम करना है, ये मेरा लेक्चर पहले से अवेलेबल है नेट पे, आप उसको देखें, उसके बाद फिर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला पे आएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको हम शॉर्ट में M.F भी लिखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशंस। फार्मूला ये एक फार्मूला है विच एक्सप्रेसेस, जो बताता है, एक्सप्रेसेस द एक्चुअल, क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल या प्रेजेंट in a molecule. Formula which expresses the actual number of atoms in a molecule. मॉलिक्यूल के अंदर एटमों की तादाद जो है उसको जाहिर करता है जो फार्मूला, उसको आप कहते हैं। या फिर यूँ भी लिख सकते हो, फार्मूला ये एक फार्मूला है, एक्सप्रेसेस हमें बताता है, द रेशो, क्या बताता है, रेशो ऑफ atoms inside of a molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटमों का रेशो जो अगर सिमिलर है तो फिर तो ठीक है, पर अगर ये डिफरेंट हैं तो फिर उसका हमें एक रेशो बताता है, तो फिर इसको आप क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मॉलिक्यूल के बारे में बता देता हूँ। याद रखें मॉलिक्यूल आयोनिक कंपाउंड में तो नहीं बनता, ये किस में बनता है, ये बनता है कोवेलेंट कंपाउंड्स में। तो यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल का भी कंसेप्ट आना चाहिए। मॉलिक्यूल जो है वो असल में क्या होगा, यानी कि व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स, ठीक है, दो हैं, दो से ज़्यादा हैं एटम्स हैं, ठीक है ना, आपस में टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन, ये क्या होंगे, कंबाइन टुगेदर, आपस में मिल गए, दे प्रोड्यूस, फिर ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे ए मॉलिक्यूल, फिर ये मॉलिक्यूल बनेगा। ये डेफिनेशन भी आप यूज़ करते हैं। ये तो हो गया इसका एक्चुअल कंसेप्ट। दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या बना दिया, मॉलिक्यूल बना दिया। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड, इसको भी आप क्या कहते हैं, ए मॉलिक्यूल,
ये इसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। 2 या 2 से ज़ायद एटम, जैसे H2, H2O, जैसा कि CH4NH3। 2 या 2 से ज़ायद एटम हैं, कंबाइन हो गए, ग्रुप बना लिया, तो आपने इसको क्या कहा? मॉलिक्यूल कहा। अब आते हैं कि मॉलिक्यूल की टाइप्स कितनी होती हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें बच्चों, तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल 2 हैं। नंबर 1, पहला जो है इसको कहा जाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहोगे इसको? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और दूसरा कौन सा होगा? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक, तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। याद रखें, जहाँ सिमिलर ग्रुप्स मिल जाएं तो हम फर्स्ट लेते हैं होमो एटॉमिक। ये कौन सा होगा? ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। जहाँ आइडेंटिकल एटम्स कंबाइन हो जाएं। आइडेंटिकल एटम्स समझते हैं? सेम, ठीक है। जो एटम सेम है तो फिर वो इज कॉल्ड, इसको फिर आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको आप होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं। जैसा कि H2, O2, O3, देखें सेम एटम है, एक जैसे, ये कंबाइन होते हैं, ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। जैसा कि S8 सल्फ़र का आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा किसके बारे में? Cl2 के बारे में, N2 के बारे में, ठीक है, F2 के बारे में। तो सिमिलर एटम कंबाइन हो जाएं, ये मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक कहलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद याद रखें, ये मॉलिक्यूल किस में बनता है? इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स मॉलिक्यूल। ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल कहलाएगा, ये कंपाउंड में नहीं होगा। इनको कंपाउंड्स नहीं कहेंगे, इनको एलिमेंट्स कहेंगे, पर ये मॉलिक्यूल एलिमेंट बनाएगा। तो जब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बने तो समझे एलिमेंट बनता है। अब आते हैं नंबर 2, सेकंड, व्हेन, जब क्या होगा? 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा क्या हो? डिसिमिलर एटम। अब याद रहेगा आपको, ठीक है। डिसिमिलर एटम्स, डिसिमिलर एटम्स कंबाइन, दे कंबाइन टू ईच अदर। ये कंबाइन हुए, दे प्रोड्यूस। नाउ व्हाट दे विल प्रोड्यूस? दे प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। कौन सा? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। डिसिमिलर एटम थे, कंबाइन हो गए, तो फिर इन्होंने जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया, कौन सा कहलाएगा? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। और ये कौन से हैं? जैसा कि H2O, जैसा कि CH4, जैसा कि अमोनिया NH3, जैसा कि ग्लूकोज C12H, C6H12O6, फिर शुगर सक्रोज C12H22O11। तो ये सारे मॉलिक्यूल ही हैं, लेकिन एटम सेम नहीं है, तो आपने हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। और याद रखें, जब भी हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? कंपाउंड। तो इस तरह हमने ये देख लिया, डिसिमिलर एटम कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल बनेगा, सिमिलर कंबाइन होंगे तो भी मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन वो एलिमेंट का कहलाएगा, और होमो क्या कहलाएगा? एटॉमिक मॉलिक्यूल। और जब डिसिमिलर मिलेंगे तो ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा, और ये क्या बनाएगा? इट विल प्रोड्यूस कंपाउंड। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आ गई। अब इसका जो अपने सिंबल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। तो अब हम इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला में देखना चाहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। हमारा मेन मकसद ये, याद रखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एम्पेरिकल फार्मूला मिला हुआ हो, एम्पेरिकल मिला हुआ हो, और n वैल्यू आपको मिल जाए। एम्पेरिकल तो आपको पता ही है,
अलग से हमारा टॉपिक ये डिस्कस किया हुआ। अब n क्या है, ये एक नंबर है 1 2 3 4 5, ये कभी ज़ीरो नहीं होता। अगर ये पॉइंट्स में आ भी जाए तो आपने इसको डबल या ट्रिपल या मल्टीप्लाई करके एक कंप्लीट नंबर में लेकर आना है, तो कंप्लीट नंबर होगा तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने में आसानी होगी। अब ये n जो है इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका तरीका ये है, जहाँ भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना होगा वहाँ आपको मॉलिक्यूलर मास जो है वो अवेलेबल होगा, वो मिला हुआ होगा। इसको आपने महज किससे, एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास से आपने उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप इस तरीके से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर। चलिए अब इसके लिए हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं कि ये किस तरह मतलब n का यूज़ होगा, इसकी प्रैक्टिस हम किस तरह करेंगे। तो बच्चों जैसा कि ये बता रहा है फॉर ग्लूकोज, ये कह रहा है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, फॉर ग्लूकोज n मतलब हमें ये फॉर ग्लूकोज ये कह रहा है द मॉलिक्यूलर मास, क्या मिला हुआ है आपको, मॉलिक्यूलर मास मिला हुआ इज़ 180, क्या है, AMU इफ़, अगर इट्स एम्पेरिकल फार्मूला, अगर इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, इज़ CH2O ये है, देन तो फिर आप क्या करोगे, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना। तो हम यहाँ पर डेटा कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले डेटा में हम इसका लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। आपको मॉलिक्यूलर मास मिला हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 180 AMU, ये आपने लिखा, नज़र आ रहा है आपको जी, बिल्कुल समझ में भी आ रहा होगा। उसके बाद हमें उसका एम्पेरिकल फार्मूला मिला और ये क्या है, CH2O है। तो अब हमें n की वैल्यू निकालनी है और फिर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। तो बच्चों यहीं से आप शुरू करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला आपको मिला हुआ है। तो अब हम जनरली सबसे पहले देखेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना बनता है। तो हम EF एम्पेरिकल फार्मूला मास मालूम करेंगे। जैसा कि आपको पता है इसका एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O है। तो इसमें कार्बन 12 और 2 हाइड्रोजन 14 और 16 आपने किया, ये बना 30 AMU। अब हमने वैल्यू मालूम करनी है किसकी, n की। n का भी आपको फार्मूला बताया है, याद है आपको कि मॉलिक्यूलर मास आपको मिला हुआ है, वो आप ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे और 30 डिनोमिनेटर में आप इसको रखेंगे, 0 कैंसिल कर दें, बाकी 6। आंसर आपको कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं। हमें मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला और उसको हमने n से करना मल्टीप्लाई। तो हमें मिला MF इज़ इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला था CH2O, अब इसको हमने 6 से किया मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 रख सकते हो। हम सबसे पहले एम्पेरिकल कैलकुलेट करेंगे। एम्पेरिकल कैलकुलेशन हो गई, एम्पेरिकल मिल गया। अब और मॉलिक्यूलर मास आपको तो प्रोवाइडेड होगा, फिर आप आगे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लेते हैं इसी की एक और एग्जाम्पल, ठीक है जी। तो बच्चों हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी। एग्जाम्पल हमारे पास है 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, ए हाइड्रोकार्बन। ब्यूटेन आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, गैस होती है, ठीक है। और ये फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है, इसका कंबशन होता है। तो जब इसका कंबशन हुआ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर की मौजूदगी में, टू यील्ड मतलब टू प्रोड्यूस, इसने प्रोड्यूस किया 3.30 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड और 1.55 ग्राम किसके प्रोड्यूस किए, वाटर के। इफ़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज़ 58, कितना है, 58 है। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब आपको इसका मालूम क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। चले अब इसको हम देखते हैं किस तरह हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे,
डेटा में हमें पता है कि इसमें एलिमेंट्स जो हैं, ये हाइड्रोकार्बन है, तो आपको पता है एलिमेंट्स होंगे इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं होगा, हाइड्रोकार्बन है, इसलिए इन्होंने मेंशन कर दिया है। इसके एक्सेस में बर्निंग की गई और उसके बाद मतलब इसका मास जो आपको मिला हुआ है, मास ऑफ सैंपल कह सकते हो, तो मास ऑफ सैंपल आपको कितना मिला हुआ है, एग्जैक्टली 1 ग्राम मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको जब एक्सेस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको जलाया गया, कंबशन की गई, तो इसने यहाँ पर प्रोड्यूस किया फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितना प्रोड्यूस किया, 3.03 ग्राम्स प्रोड्यूस किया। ठीक है, हाउ मच इट प्रोड्यूस, इसने प्रोड्यूस किया 3.30 ग्राम्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इसने नेक्स्ट एक और कंपाउंड प्रोड्यूस किया है, स्टीम जलने के अमल में ये भी प्रोड्यूस होता है, और ये है 1.55 ग्राम्स है। ठीक है, ये प्रोड्यूस किया है। अब आते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास, अगर हम देखें तो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर मास जो है ये है तकरीबन 58 AMU, ये आपको मिला हुआ है। अब आपको फाइनली आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या मालूम करना है आपने, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने MF आपने मालूम करना है। तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी चूँकि हमें एलिमेंट्स का मास अलग अलग नहीं मिला हुआ, तो हम कंपाउंड्स में से जैसे एम्पेरिकल फार्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एम्पेरिकल मालूम करेंगे। एम्पेरिकल के स्टेप वही हैं, मास ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मोल रेशो, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन एम्पेरिकल फार्मूला, देन वी अप्लाई द फार्मूला ऑफ n, यानी एम्पेरिकल इंटू n करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मासेस चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन का, तो हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी कैलकुलेशन इसी से स्टार्ट होगी। तो कैलकुलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मास ऑफ कार्बन कैलकुलेट करना है, पर किस में से, कार्बन डाइऑक्साइड में से, उसमें ये मौजूद है जिसमें भी है मास ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको पता है कि कार्बन के कितने एटम इसमें, 12 एटम्स हैं। ठीक है, 3.03 था, 3.03 और डिवाइड करेंगे 44 से। आप इसको जब डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा बच्चों 0.83 ग्राम्स। कितना आ गया, 0.83 ग्राम्स। नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अब उसके बाद आपने किसका मास कैलकुलेट करना है, H2O में से अपने हाइड्रोजन का, मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इन किस में से, स्ट्रीम में से। 2 एटम है हाइड्रोजन के, वहाँ पर आप लिखेंगे 1.55 या 1.54। ठीक है, और 18 इसका ये था, तो आपने डिवाइड किया 9। अब आपको आंसर कितना मिलना चाहिए, आपका 0. ये आपका आंसर है 0.17 ग्राम्स। ठीक है, अब आपको क्या मिल गया, हाइड्रोजन का और कार्बन का दोनों का अलग अलग मास मिल गया। तो जब आपको मासेस मिल गए, अब नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा, अब आपको कैलकुलेट करनी है परसेंटेज। ये सेकंड स्टेप, फर्स्ट आपने कर लिया, फर्स्ट में आपको मास मिल गया, सेकंड में परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की परसेंटेज निकालनी है। तो इसका मास है 0.83, इनटू कर दोगे 100 डिवाइडेड बाय 1, तो आपको पता ही ये हो जाएगा 83%। कितना हो जाएगा, 83%। फिर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है किसकी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का है 0.17। ठीक है, इनटू आपने कर दिया 100 डिवाइड किया 1 से, तो आपको आंसर क्या मिला, 17%। दोनों को आपने इसको ऐड किया, आंसर एग्जैक्टली आपका 100 आ रहा है, मतलब ये आपकी कैलकुलेशन यहाँ तक क्या है, ठीक है। तो पहले मास निकालेंगे, फिर उसके बाद परसेंटेज, यहाँ पर जो भी आपको मास मिला वो 100, और मास ऑफ सैंपल से आपने इसको क्या किया, डिवाइड किया। तो बच्चों यहाँ तक ये हो गया। अब आते हैं, जब आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर आप क्या कैलकुलेट करते हैं, मोल रेशो कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, मोल रेशो। तो अब हम स्टेप नंबर 3 की तरफ जाएंगे और इसी से मोल रेशो कैलकुलेट करें। स्टेप नंबर 3 में मोल रेशो
किसका निकालोगे? ऑफ कार्बन। कार्बन का तो ये आपको पता है परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा तकरीबन आपके 7 मोल्स आ जाएंगे, सॉरी 6.99, क्योंकि 7 12 84 होता है। तो ये आप कितना करेंगे? ये हो जाएगा आपका मोल रेशो 6.91 हो जाएगा। फिर आपने मोल रेशो किसका निकालना है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का तो वैसे ही जनरली एटॉमिक मास 1 है, तो ये 17 ही आएगा। अब आपने मोल रेशो देखना है, इसमें लीस्ट कौन सा है? कार्बन का है, तो इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ एटम्स। क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ एटम्स आपको मिलेंगे, पर किस में? एम्पेरिकल फार्मूला में। तो बच्चों पहले तो आप कार्बन के कैलकुलेट करोगे, 6 पॉइंट कितना आएगा? 91, और उसके बाद डिवाइड करोगे इसको 6.91 से, लीस्ट यही है, 1 आंसर आ गया। अब आते हैं यही सेम नंबर ऑफ एटम्स इन एम्पेरिकल फार्मूला। ये किसके नंबर ऑफ एटम्स थे? ये थे कार्बन के, ठीक है। अब आप हाइड्रोजन के कैलकुलेट करेंगे, तो हाइड्रोजन का है 17 और 6.91 से आपने डिवाइड किया, आंसर आ गया 2.5। तो इसके हैं 1 एटम और इसके कितने हैं? 2.5 एटम्स। तो आपको पता है कि 2.5 जो है, अब ये वैल्यू तो हम यूज़ नहीं कर सकते, ये जनरली हमारे लिए ये मोल रेशो जो था उससे डिवाइड करने के बाद अब हमें ये वैल्यू किस में चाहिए? पॉइंट्स में ना हो। ये एग्जैक्टली जब 0.5 आ जाए या 0.6 आ जाए तो आप उसको डबल कर दें। डबल कर देंगे आपको एक कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। जब कंप्लीट नंबर आपको मिल जाए तो वो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी 2.4 है तो फिर आप 2 लिख सकते हैं, इसको राउंड ऑफ। तो यहाँ पर हमने इसको 5 या 5 से ग्रेटर था तो हमने इसको डबल कर दिया। तो यहाँ पर डबल करने का मकसद एक का नहीं होगा, इसको भी आप डबल करेंगे, इसको भी आप डबल करेंगे, क्योंकि यहाँ आंसर किस में आ गया? पॉइंट में। किसी एक का भी आ जाए, अगर इसको डबल कर रहे हो तो इसको भी करोगे, इसको ट्रिपल कर रहे हो इसको भी करोगे। तो लिहाजा यहाँ पर हम यूँ कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये आपने क्या कर दिया? डबल कर दिया, 1 × 2 कर दिया, ये आपका आंसर आ गया 2। फिर आपने यही किया किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो ये था 2.5 था, इसको भी आपने डबल किया, आंसर कितना आ गया? 5। तो अब आपको यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला मिल रहा है इसका कंपाउंड का, और वो कंपाउंड का फार्मूला है C2 और H कितना है? 5। अब एम्पेरिकल फार्मूला मास आपको निकालना है, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला मास कैसे निकालोगे? इनके मासेस। तो 12 एक का है तो 2 का कितना होगा? 24 प्लस 5, तो आपको आंसर कितना मिलेगा? दैट इज़ एग्जैक्टली 29 AMU। कितना हो गया? 29 AMU हो गया। अब हम क्या करेंगे? जब हम एम्पेरिकल मास भी मिल गया, आप याद करें डेटा में आपने लिखा हुआ है, अब n की वैल्यू आप निकाल रहे हैं। आपको मॉलिक्यूलर मास मिला हुआ था 58। कितना मिला हुआ था? 58। 29 एम्पेरिकल मास है, डिवाइड किया, आंसर आपको क्या मिला? 2। क्या आंसर मिला आपको? 2 मिला। तो अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, आपको पता है एम्पेरिकल फार्मूला इनटू क्या करते हो? n। तो अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे होगा? ब्यूटेन का C2H5 था और n की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट की हुई है? दैट इज़ गो अप टू 2। n की वैल्यू आ गई। अब देखो 2 × 2 करोगे तो ये हो जाएगा 4, और 5 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। तो ये बच्चों ब्यूटेन का क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो याद रहेगा आपको। तो हमने इस तरीके से कैलकुलेशंस की। अब अगर आपको फ़र्ज़ करो मॉलिक्यूलर मास, ये आपको प्रॉब्लम मिल गया और आपने कैलकुलेट कर लिया, जहाँ अगर आपको ये कहा जाए कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो उसका एम्पेरिकल क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में से एम्पेरिकल हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? जैसा कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल से कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ
ब्यूटेन इज, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। फाइंड इट्स एम्पेरिकल फार्मूला, इसका एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करो। तो कैसे करोगे? ठीक है, आसान सा तरीका है, बस इसके आपने यहाँ पर नंबर देखना है। एस आपको पता है कि ये है C4 और H कितना है 10। तो अब इसका हम रेशो देखते हैं, जो हाईएस्ट रेशो है वो 10 है। इसको करो सिंप्लीफाई, तो आप सिंप्लीफाई 2 से ही कर सकते हो, कोई और डिजिट नहीं सिंप्लीफाई कर सकता। तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5। तो लिहाजा हमें फिर एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ जो मिला वो कितना मिला, वो हमें मिलेगा C2 और H कितना हो जाएगा 5। तो ये कंफर्म हो गया। जो भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला जब भी मिले तो आप उसको क्या करोगे, उसको आपने सिंपलेस्ट रेशो पे लेके आना है, और सिंपलेस्ट रेशो जो भी आ जाए तो वो उसका क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला। इस तरह बच्चों आप क्या कर सकते हैं, आप मालूम कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में से एम्पेरिकल फार्मूला। जी, तो ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। और आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद अब हम स्टैचोमेट्री की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। तो मेरे कई लेक्चर्स, अगर आप चैप्टर वाइज आप जाना चाहते हैं तो आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे फर्स्ट ईयर के और इंटर के, और मेरे वो चैनल आएंगे, तो उसके बाद फिर आपको जो अपडेट्स होंगी वो मिलती रहेंगी। तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसका नाम है उवैद डाहिर, आप सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आपको मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और फिगर आपको समझाएंगे। टिल देन, थैंक यू, खुदा हाफिज़।